Hello everyone, welcome to the class. Today we are going to start Economic Chapter 4 Globalization of Indian Economy. This is video number 2. Okay, video number 2 में हम आपको टॉपिक बताएंगे What are the various ways in which MNCs set up or control production in the country. ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसमें आपको MNCs के बारे में बता देते हैं कि MNCs कंपनी आखिर होती क्या है। MNCs की फुल फॉर्म होती है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता क्या है? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ऐसी कंपनी होती है जिनके ब्रांचेस एक से ज़्यादा कंट्री में होती है, जिनके प्रोडक्शन हाउस किसी दूसरी कंट्री में हो, सेल्स डिपार्टमेंट कहीं और हो, कस्टमर केयर इंडिया में हो, ओके, रॉ मटेरियल कहीं और डेवलप होते हैं, ठीक है, फिटिंग कहीं और होती है। मतलब ये जो वर्क करते हैं ग्लोबली करते हैं, एक ही कंट्री में इनकी ओरिजिन नहीं होते, इनकी जो ब्रांचेस होती है MNCs की डिफरेंट कंट्री में होती है, तो इसीलिए इनको MNCs कहते हैं। और जो लोकल कंपनीज होती है वो एक ही जगह होती है, एक ही ब्रांच होती है, ओके, जैसे गुड़गांव की कोई कंपनी वो क्या हो गई? लोकल कंपनी। भिवाड़ी की जो कंपनी है वो क्या हो गई? लोकल कंपनी हो गई। दिल्ली की जो कंपनी लोकल कंपनी। क्यों? क्योंकि एक ही जगह वो कंपनी है। लेकिन जो MNCs कंपनी होती है वो उनके जो ओरिजिन्स होते हैं, वर्किंग एक्टिविटीज जो होती है वो एक ही जगह नहीं होती बल्कि ग्लोबली होती है, ठीक है, एक से ज़्यादा कंट्री में होती है। इंडिया में भी है, चाइना में भी है, फ्रांस में, अमेरिका में, एक से ज़्यादा कंट्रियों में जिस कंपनी की वर्किंग होती है, ठीक है, वो कंपनी क्या होती है? वो कंपनी MNCs कंपनी कहलाती है। तो इसमें यही बताएंगे कि MNCs कंपनी अपना प्रोडक्शन कैसे करती है, ठीक है, प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ों को देखती है, वो कैसे कैसे MNCs कंपनी दूसरी कंट्री में अपने ब्रांचेस को इस्टेब्लिश करती है। तो इन सब चीज़ों को करने के लिए MNCs कंपनी क्या देखती है? सबसे पहला पॉइंट है आपका क्लोजनेस ऑफ द प्लेस टू द मार्केट। MNCs कंपनी अपनी ब्रांच या अपनी बिल्डिंग या अपनी ऑफिस वहीं इस्टेब्लिश करेगी जहां से मार्केट इजी होगा, ठीक है, मार्केट नियर होगा। अगर मार्केट दूर होगा तो रॉ मटेरियल आसानी से नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, कंपनी में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बनी, फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज बनी, वो मार्केट तक इजीली अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। तो इसीलिए क्या है? क्लोजनेस टू द प्लेस टू द मार्केट। कंपनी वही ग्रो होगी, कंपनी वही स्टैब्लिश होगी जहां से कंपनी का प्रोडक्शन आसानी तक मार्केट में पहुंच पाए, ठीक है। सपोज कोई कंपनी कोई गांव के एरिया में स्टैब्लिश होगी, तो गांव के एरिया से इस शहर के एरिया में आने में कितना समय लगेगा? लगभग 1 दिन लग जाएगा। तो इससे क्या होगा? MNCs कंपनी को नुकसान होना शुरू हो जाएगा। जब MNCs कंपनी को नुकसान होना शुरू हो जाएगा तो MNCs कंपनी क्या है? अपना प्रोडक्शन सही से नहीं कर पाएगी और MNCs को क्या है? लॉस होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो इसलिए MNCs कंपनी सबसे पहले यही देखेगी कि जहां पर भी उसे अपना ऑफिस, बिल्डिंग बनाना है, ब्रांच बनाना है, इस्टेब्लिश करना है, वो प्लेस नियर बाय द मार्केट होना चाहिए ताकि उसके सामान को मार्केट तक आसानी से लाया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट। MNCs कंपनी ये क्या उसके बाद क्या देखेगी कि जहां पर भी वो कंपनी बना रही है वहां कंपनी में उसको अच्छे वर्कर मिले, ठीक है, सस्ते रेटों पर मिले, स्किल्ड वर्कर भी मिले और अनस्किल्ड वर्कर भी मिले। स्किल्ड वर्कर का मतलब ये होता है द वर्कर दोज हु आर फैमिलियर ऑफ देयर वर्क, जो अपने वर्क के बारे में जानते हैं। दोज हु हैव नॉलेज ऑफ देयर वर्क, दे हैव एक्सपीरियंस रिलेटेड टू देयर वर्क। जो भी स्किल्ड लेबर होते हैं उनको क्या है? अपने वर्क के बारे में हर एक चीज की जानकारी होती है, वर्क के बारे में पूरी नॉलेज होती है स्किल वर्कर को, ठीक है। तो और अनस्किल्ड जो वर्कर होते हैं वो हेल्पर होते हैं, जस्ट लाइक अ
असिस्ट और हेल्प स्किल वर्कर। ठीक है, मान लो कोई सामान लेके आना हो, अनस्किल वर्कर को बोलेंगे ये सामान उठा के यहाँ रख दो, और स्किल वर्कर क्या है, उस सामान को मशीन में पुट करेंगे और फिर फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज बनाएंगे। तो कहने का मतलब है स्किल वर्कर जिनको अपने काम के बारे में पूरी नॉलेज होती है, अनस्किल वर्कर जिनको अपने काम के बारे में नॉलेज नहीं होती, वो दे आर वर्किंग ओनली टू हेल्प, वो क्या है, हेल्पर की तरह काम करते हैं। तो एमएनसीज कंपनी को ये जो स्किल और अनस्किल लेबर है ये सस्ते रेटों पर मिलना चाहिए, उसी जगह कंपनी क्या होगी, ग्रो होगी। मान लो कंपनी ऐसे एरिया में ग्रो होगी जहां उनको लेबर मिले ही ना, ठीक है, लेबर मिले भी नहीं, और जो आदमी काम करेगा भी वो अपनी सैलरी बहुत ज्यादा हाई बताएगा। ठीक है, तो हाई सैलरी अगर एमएनसीज कंपनी देगी, लेबर उन्हें सही से नहीं मिलेगी, तो एमएनसीज कंपनी का प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाएगा और उनको क्या है, लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो एमएनसीज कंपनी वैसी जगह पर स्टैब्लिश नहीं होगी। थर्ड पॉइंट है आपका अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। कंपनी वहीं स्टैब्लिश होगी जहां रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए। मान लो कोई कॉटन मिल है, कॉटन इंडस्ट्रीज है, ठीक है, मान लो चाइना की कोई कॉटन है मिल है, इंडिया में स्टैब्लिश होना चाहती है, तो इंडिया में कहाँ स्टैब्लिश होगी, इंडिया में वहीं स्टैब्लिश होगी जहां कॉटन की कल्टीवेशन हो रही हो। क्यों, ताकि इजीली उन्हें रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाए। नहीं तो मान लो कॉटन की कल्टीवेशन गुड़गांव में होने गई है और गुड़गांव में कंपनी वो स्टैब्लिश हो गई, गुड़गांव में स्टैब्लिश हो गई बेटा, तो कॉटन मंगवाने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल वहां से मंगवाएंगे तो कॉटन लाने में कितना टाइम लगेगा, फिर उन सामानों को मार्केट तक ले जाने में कितना टाइम लगेगा। तो इसीलिए एमएनसीज कंपनी ये देखती है कि वहां पर स्टैब्लिश होगी जहां उन्हें रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो जाए। ठीक है, रॉ मटेरियल इजिली अवेलेबल हो जाए एंड अदर प्रोडक्शन ऑफ अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या चीजें हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटीज अच्छी हो, कंपनी वही स्टैब्लिश होगी जहां पावर कट की प्रॉब्लम ना हो, इलेक्ट्रिसिटी पावर बैकअप 24 आवर्स हो ताकि प्रोडक्शन आसानी से हो सके। अगर पावर बैकअप नहीं होगा तो प्रोडक्शन आसानी से नहीं हो पाएगा। ठीक है बेटा, तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छी होनी चाहिए, उसके बाद वाटर फैसिलिटीज होनी चाहिए, पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों, अगर पानी की प्रॉब्लम है तो कंपनी में वर्कर सही से सर्वाइव नहीं कर सकते, कंपनी सही से काम नहीं कर सकती, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए वाटर सप्लाई होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज होनी चाहिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज ना हो तो रॉ मटेरियल इजीली कंपनी तक नहीं पहुंच पाएगा, कंपनी का जो भी फिनिश गुड्स एंड सर्विसेज है वो मार्केट तक नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए क्या है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन भी होना चाहिए। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब मोबाइल फोन, ठीक है, टावर नेटवर्क वगैरह अच्छे होने चाहिए वहाँ, ऑनलाइन सर्विसेज अच्छी होनी चाहिए वहाँ, नेट वहाँ चलना चाहिए। ठीक है, अब ऐसी जगह ओरिजिनेट हो जाए जहाँ नेटवर्क मिले ही ना, ठीक है, मोबाइल से आप किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते हो, तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो कम्युनिकेशन की फैसिलिटीज हो, इसके अलावा बैंकिंग फैसिलिटीज भी होनी चाहिए, क्योंकि कंपनी क्या है, अपने एम्प्लॉय की जो पेमेंट है, सैलरी है, वो ऑनलाइन बैंक में ट्रांसफर कर देती है। ठीक है बेटा, बैंक से भी पैसा निकालना पड़ता है, तो बैंकिंग फैसिलिटीज ना हो, ठीक है, बैंक के द्वारा ही कंपनीज फंक्शन करती है, ओरिजिनेट करती है, अपने डिपॉजिट जमा करती है बैंक में ही। ठीक है, एम्प्लॉय बैंक से पैसा निकालते हैं, सरप्लस पैसे को जमा करते हैं। अगर बैंकिंग एक्टिविटीज सही से ना हो तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो मतलब अदर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी होने चाहिए। कौन कौन से, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, स्टोरेज की फैसिलिटीज होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें होगी, तो ये सारी चीजें होगी तभी एमएनसीज कंपनी क्या है, स्टैब्लिश होगी, अदरवाइज एमएनसीज कंपनी स्टैब्लिश नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट है आपका गवर्नमेंट फेवरेबल पॉलिसीज। एमएनसीज कंपनी वही स्टैब्लिश होगी जहां गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसी होगी। जैसे आजकल गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट सेज एरिया बना रही है,
सेज एरिया मतलब SEZ, सेज एरिया मतलब SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो गवर्नमेंट क्या है, सेज एरिया बना रही है, और सेज एरिया में क्या है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ ऑल फैसिलिटीज विच आर एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन। वहां क्या है, प्रोडक्शन के लिए जितने भी फैसिलिटीज चाहिए, सारी फैसिलिटीज का गवर्नमेंट ने वहां सेंट्रलाइज कर रखा है। ठीक है। दूसरी बात, सेज एरिया में जो भी कंपनी ग्रो होती है, इस्टेब्लिश होती है, उस कंपनी को, गवर्नमेंट को किसी प्रकार के कोई टैक्स 5 ईयर तक नहीं देने पड़ते। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट फेवरेबल पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है। जिस लैंड पर एमएनसीज कंपनी अपनी कंपनी ग्रो करने जा रही है, वो लैंड क्या होना चाहिए, फ्री होल्डेड होनी चाहिए, रेसिडेंशियल इलाका नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेसिडेंशियल इलाके में आप कंपनी इस्टेब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ आपको कंपनी इस्टेब्लिश करने की परमिशन नहीं देती। ठीक है। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी को एक बार जरूर देखना चाहिए कि कंपनी एक्ट में गवर्नमेंट क्या कह रही है, किस जगह के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी पॉलिसी निकाल रखी है, और किस जगह कौन सी बेनिफिट गवर्नमेंट दे रही है, कितना टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, लेबर लॉ क्या है गवर्नमेंट का। तो कहने का मतलब है गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसको पूरी तरह से जज करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल हो, आपके फेवर में हो, तभी एमएनसीज कंपनी वहां इस्टेब्लिश होती है। तो समझ गए बेटा, ये सभी है फैक्टर है। ठीक है। ये सारे फैक्टर एमएनसीज कंपनी देखती है कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए। नेक्स्ट है आपका, आफ्टर एश्योरिंग ऑल दीज कंडीशन, ये सारे कंडीशन को देखने के बाद ही एमएनसीज कंपनी क्या करती है, एमएनसीज सेटअप फैक्ट्री एंड ऑफिसेज फॉर प्रोडक्शन। एमएनसीज क्या है, प्रोडक्शन के लिए अपनी कंपनी या फैक्ट्री इस्टेब्लिश करती है। और क्या करती है, दे बाय एसेट्स खरीदती है एमएनसीज कंपनी। एसेट्स मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स और अदर इक्विपमेंट्स दोज हु आर नेसेसरी इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोडक्शन में जरूरी चीजें हैं उन चीजों को खरीदा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एमएनसीज सेटअप प्रोडक्शन ज्वाइंटली। एमएनसीज क्या है, कभी कभी ज्वाइंटली प्रोडक्शन करती है। मतलब जो भी लोकल कंपनीज होती है, लोकल कंपनी से टाइप हो जाती है, टाइप होने के बाद अपना प्रोडक्शन करती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फोर्ड मोटर्स, नाम सुना होगा आपने, फोर्ड मोटर्स अमेरिकन कंपनी है। फोर्ड मोटर्स जब इंडिया में आई तो इंडिया में उन्होंने किसके साथ टाइप किया, इंडिया में उन्होंने टाइप किया महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ। ठीक है बेटा, महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ, फोर्ड मोटर्स के साथ उन्होंने टाइप किया और फिर अपनी कार्स वगैरह उन्होंने डिजाइन करनी शुरू कर दी। इसके अलावा करगिल फूड का नाम आपने सुना होगा। करगिल फूड क्या है, परक फूड, जो कि इंडियन कंपनी है, जो क्या बनाती है, एडिबल ऑयल बनाती है। तो करगिल फूड ने क्या है, इंडियन जो कंपनी है परक फूड है, उनसे टाइप कर लिया और परक फूड को उन्होंने अपना ब्रांड नेम दे दिया। अब जो भी वहां ऑयल बनते हैं वो करगिल फूड के नाम से ही बनते हैं। ठीक है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा में जितने भी ट्रैक्टर बनते हैं या कार बनते हैं वो फोर्ड मोटर्स के नाम से ही बनते हैं। तो कहने का मतलब है जो भी एमएनसीज कंपनी होती है ज्वाइंटली बिजनेस करती है। ठीक है। जितने भी लोकल कंपनीज होती है उनके साथ टाइप कर लेती है, उनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है, अपना ब्रांड नेम प्रोवाइड करती है। ठीक है। ब्रांड नेम प्रोवाइड करने के बाद ज्वाइंटली उनके कोलैबोरेशन में उनके साथ मिलके अपना बिजनेस को ओरिजिनेट करती है। नेक्स्ट है आपका, एमएनसीज बाय लोकल कंपनीज टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। ओके, एमएनसीज क्या है, लोकल कंपनी को, और लोकल कंपनी को क्या है, बाय कर लेती है, खरीद कर लेती है। किस लिए खरीदती है, प्रोडक्शन को करने के लिए, ताकि एमएनसीज कंपनी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो प्रोडक्शन करने में, इजीली वो प्रोडक्शन कर पाए। ठीक है। दोबारा उन्हें बिल्डिंग बनाने की ज़रूरत ना हो, दोबारा उन्हें मशीन्स खरीदने की ज़रूरत ना हो, दोबारा उन्हें वर्करों को हायर करने की ज़रूरत ना हो।
ठीक है, मार्केट दोबारा इस्टेब्लिश करने की जरूरत ना हो, इसलिए लोकल कंपनी को ही खरीद लेती है एमएनसीज कंपनी। ठीक है, और लोकल कंपनीज में क्या है, और ज्यादा पैसा लगा के प्रोडक्शन को और ज्यादा इंक्रीज कर लेती है। ठीक है, और उस प्रोडक्शन को मार्केट में अपने बैनर तले अपना ब्रांड नेम देके, ठीक है, उसके सामानों को मार्केट में सेल करती है। नेक्स्ट है आपका एमएनसीज बाय द प्रोडक्शन ऑफ लोकल कंपनीज। एमएनसीज क्या है, कभी कभी एमएनसीज लोकल कंपनी के प्रोडक्शन को खरीद लेती है। ठीक है, मान लो शूज हो गए, स्लीपर्स हो गया, या कोई भी प्रोडक्शन है लोकल कंपनी का, प्रोडक्शन को खरीद लेंगे। प्रोडक्शन को खरीदने के बाद उस प्रोडक्शन के ऊपर अपना लेबल लगा देंगे, अपना ब्रांड नेम दे देंगे। ठीक है, ब्रांड नाम देने के बाद वो प्रोडक्शन जो है, वो जो प्रोडक्ट हो गया, वो जो गुड्स हो गया, वो उस कंपनी का हो गया। अब उसके ऊपर जो भी एमआरपी लगानी है, रेट फिक्स करना है, ठीक है, वो रेट फिक्स करती है एमएनसीज कंपनी और मार्केट में उसको सेल करती है। तो दीज आर द वेरियस वे इन विच एमएनसीज प्रोड्यूस देयर प्रोडक्शन इन द मार्केट। तो समझ में आ गया होगा बेटा आपका। थैंक यू।